ये कश्मीर है। नाज़रीन आदाब, आलमी समय पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान और इस खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सकाफती रंगों के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होते रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं, इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, तो दूसरे सेगमेंट में हम बहस मुबाहिसों को इस सेगमेंट में शामिल करते हैं। और बहस का आज मौजू है कश्मीर में पश्मीना बुनकरों की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत से उनकी तवक्कुआत। तो आइए शुरू करते हैं रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मौसम है खिजा का, लेकिन सरसब्ज गुलपोश कश्मीर की वादी में तो पतझड़ के मौसम में भी आग लगी हुई है। इधर चिनार के पत्ते जाफरान नजार हैं। हर सू इंतखाबी सियासत ने भी वादी के माहौल में हरारत पैदा कर दी है। हर तरफ सियासत गर्म है, लेकिन एक इनकलाबी तब्दीली इस बार जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी नजर आ रही है। अवाम किसी दबाव में नहीं होकर बेखौफ होकर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। इसे जमहूरियत की जीत माना जा रहा है। तो देखते हैं आखिर इस तब्दीली के लिए कौन से हालात सबब बने। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज सर्द से सर्द होता जा रहा है, लेकिन सियासत का मिजाज तो इस वक्त बेहद गर्म है, क्योंकि हुकूमत साजी के लिए इन दिनों इंतखाबी तशहीर और वोटिंग का अमल जारी है। पिछले दिनों आए सैलाब के बाद अब कश्मीरी आवाम अपनी नई हुकूमत को मुंतखब करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। कश्मीर में इस वक्त जहां नजर उठाएं, हर तरफ सियासी पार्टियों के रंग बिरंगे बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस बार फौज के दबाव में नहीं बल्कि खुद फैसला लेकर बेखौफ होकर वोट डाले हैं। ये तासुरात कतार में लगे कश्मीरी अवाम के चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। बेखौफ मुतमईन चेहरों पर एक उम्मीद की झलक है। ख्वातीन ने भी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सर्दी के बावजूद भी लोग काफी तादाद में यहाँ पोलिंग स्टेशन पे आए हैं। हम भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक मुकम्मल और अच्छी हुकूमत बने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके लिए हम जोक दर जोक आके यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इस बार जो है कि कोलिशन के बगैर ही जो है कि सिंगल मेजॉरिटी में कोई हुकूमत आए जो हमारे काम करे। आज देख के बहुत खुश हुआ कि हमारे यंग मैन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनको ये है कि हमें एक एजुकेटेड नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी रहबरी आगे अवाम में कर सके और इनकी मुश्किलात को दूर कर सके। रियासत जम्मू कश्मीर 3 खित्तों यानी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर मुश्तमिल है, और यहाँ असेंबली की मुद्दत 6 साल की है। जम्मू कश्मीर असेंबली में 87 सीटें हैं, जिसमें 37 सीटें जम्मू में, 46 कश्मीर में और 4 लद्दाख में है। यहाँ 2 बड़ी सियासी जमातों के अलावा दर्जन भर छोटी जमातें भी हैं, लेकिन इन सब में पुरानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से वजूद में आई। फिर 1939 में इसका नाम बदलकर ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, ताकि यह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं दूसरे मजाहिब की भी जमात बन सके। कई दहाइयों तक इस जमात ने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सियासी नक्शे पर 1999 में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी नमूदार हुई। इसे साबिक वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कायम किया, और 3 साल के अंदर ही 2002 में पीडीपी ने रियासत में इक़्तिदार हासिल कर लिया। इस जमात को कई लिहाज से जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम माना जाता है, क्योंकि इस जमात ने रियासत में अवाम को एक मुतबादिल सियासी जमात दी। इस जमात ने अवाम के हक में कई फैसले लिए, इसीलिए बहुत कम अरसे में पीडीपी लोगों में मकबूल हो गई। इसके साथ साथ कई छोटी बड़ी जमातें यहाँ के सियासी मंजरनामे पर अहमियत की हामिल हैं। कांग्रेस ने किसी न किसी तरह अपनी जड़ें जमा रखी हैं, और आजादी के बाद से ही बीच बीच में जम्मू कश्मीर की हुकूमत साजी में अहम रोल निभाती रही है। गुज़िश्ता 1 दहाई से कांग्रेस यहाँ हुकूमत साजी में शामिल रही है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा इलेक्शन इस लिहाज से अहम भी है और मुख्तलिफ भी, क्योंकि इस मरतबा बीजेपी जम्मू कश्मीर के सियासी कैनवास पर उभरने की पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इलेक्शन में कूद पड़ी है, और मिशन 44+ लेकर इस बार बीजेपी की नजरें कश्मीर में हुकूमत बनाने की है। ये सही है कि जम्मू रीजन में बीजेपी के कदम पहले से जमे हुए हैं, लेकिन अब उसकी कोशिश है कि कश्मीर में भी कुछ सीटें उसे मिल जाएं।
हालांकि कश्मीर को लेकर बीजेपी का रुख बहुत सख्त रहा है, चाहे आर्टिकल 307 हटाने का मामला हो या यहाँ इलायदगी पसंदों के रवैये का मसला। लेकिन अब जबकि बीजेपी जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है, तो ऐसे में इस पार्टी का रवैया नरम होना भी वाजिब है। शायद यही वजह है कि जम्मू के सियासी लीडरान जो जम्मू से हिंदू वजीर आला होने की मांग करते रहे हैं, इस बार उन्हें कश्मीर से वजीर आला और उसके मुसलमान होने पर भी कोई एतराज नहीं है। As responsible politicians, we should stand together in such hours and we should fight against the disruptive forces which are trying to disrupt democracy. Rather than shifting blame on other agencies, she should peep into her own self and see as to how best they can contribute towards democracy in Jammu and Kashmir. 1996 में भी चुनाव हुआ, 2002 में भी चुनाव हुआ, 2008 में भी चुनाव हुआ, पर किसी चुनाव में इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिली और इसका सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि इनकी जो पाकिस्तान नीति है और चीन नीति है पूरी तरह से विफल रही है। कश्मीर में दो जमातें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के आमने सामने हैं और इनका सीधा मुकाबला होना है, लेकिन इस बार अवाम तब्दीली चाहती है, इसीलिए रुझान पीडीपी के हक में नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2 माह कबल आए सैलाब के दौरान हुकूमत मुश्किल के वक्त उनके साथ न होने की वजह से इसका खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ सकता है। ये दोनों वजहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और पीडीपी के हक में है। वोट हमारे लिए एक अहम जरूरी है, जो 18 साल का होगा उसको वोट जरूरी डालना है। वोट हमारे लिए बहुत अच्छी वोट डालना है, क्योंकि वोट हमारा हक है, ये जमहूरियत है, हमारे जमहूरियत का हक है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा इंतखाब में उमर अब्दुल्ला अपनी 6 साल की हुकूमत के दौरान किए गए कामों की बुनियाद पर वोट मांगने निकले हैं, लेकिन शायद उन्हें खुद अपने काम की बदौलत कामयाबी हासिल करने का भरोसा नहीं है, क्योंकि तभी तो उमर अब्दुल्ला इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती सीट गंदेरबल की बजाय श्रीनगर के सोनवार और बड़गांव की बिरवा हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि गंदेरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के जमाने से लड़ती आ रही है, इसीलिए उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की होम कंस्टिट्यूंसी माना जाता है। लेकिन इस बार यहाँ हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। यहाँ के लोग अपने एमएलए जो रियासत के वजीर आला भी हैं, उनसे बेहद नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला ने लोगों का मिजाज वक्त रहते भाप लिया और गंदेरबल छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि पार्टी आखिरी वक्त तक गंदेरबल छोड़ने वाली बात से इनकार करती रही। एनसी का कहना है कि रियासत में इसका वजूद हर जगह है और दहशतगर्दी की वजह से कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। लोग चाहते हैं कि वो अमन से रहे, वोट डाले और अपना जो मुस्तकबिल हो, लो यूथ चाहता है, यहाँ पढ़े लिखे यूथ है, काफी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पे, जो चाहते हैं कि हम निकले, हम वोट डाले, एक अच्छी गवर्नमेंट बनाए जो हमारे काम है। रिसेंटली यहाँ एक फ्लड आया तो हमने देखा कि उसमें काफी तबाही मच गई कश्मीर में। अब उसको भी कश्मीर को अब फिर से वही जन्नत बनाना है, जिसे तय करने में एक उम्र गुजरी, उसी कोहे गिरा का सामना है। आजादी के बाद कांग्रेस जिस तरह कश्मीर में अपने कदम जमाकर हुकूमत साजी में अहम रोल अदा करती रही है, कुछ सालों से अब वादी में कांग्रेस की पोजीशन बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर, तर्जुमान और फिल्म अदाकार राज बब्बर की बांदीपुरा की रैली में काफी भीड़ नजर आई। जिस तरह पे यहाँ पर नौजवानों में जोश है और वाकई लग रहा है कि इस वक्त जो है, जो लोगों के अंदर इस बात का एहसास है कि अगर कश्मीर की यकजहती के लिए, कश्मीर की बहबूदी के लिए, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू की उस यकजहती, उस एकजुटता के लिए अगर वाकई कोई काम कर सकता है, क्योंकि लोग बंटवारे के नाम से वोट मांग रहे हैं, और ये अगर ताकत आज कांग्रेस को मिलती है तो ये ताकत सारे हिंदुस्तान को मिलेगी, क्योंकि जो ताकतें दिल्ली की तरफ बढ़ गई हैं उनको आगे ना बढ़ने देने का काम सिर्फ कश्मीर करेगा। अब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बागडोर महबूबा मुफ्ती के हाथों में है। ये जमात सेल्फ रूल की वकालत करती है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादिल भी कहा जाता है। पीडीपी की रैलियों में भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल उसके लिए साजगार है। इस बार यह पार्टी बेरोजगारी, नौजवानों की मुश्किलात, पुलिस और फौज की ज्यादतियों जैसे मसाइल को लेकर इंतखाबी मैदान में उतरी है। साथ ही उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत की नाकामियों को भी पीडीपी भुना रही है।
हालांकि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की हिफाजत करने की बात दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन साथ ही इस इशू को कमजोर करने के लिए दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराया करने से भी नहीं चूकती। 2002 के इंतखाबात में ये जमात 16 सीटें लेकर कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। वहीं 2008 के इंतखाबात में इसने 21 सीटें हासिल की। 2014 इंतखाबात में पीडीपी अपनी जीत को लेकर काफी पुरमुईद है। मेरा यह है कि करप्शन का आपको यू कैन कंपैरिजन, दैट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल ड्यूरिंग टाइम व्हेन वी आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आई डोंट थिंक वी मेड एक किस्म का करप्शन फ्री बना दिया। जहां तक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट्स का सवाल है, जब हमने वो इंडस्ट्रियल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है, एक्साइज, इनकम टैक्स माफ, तो 10,000 crore was invested in it. We had a single window system, चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन था, जो भी क्लियरेंस थी वो हुई। मतलब एग्जैक्टली जैसे होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई सवाल नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 6 साल जो नाकस कारकर्दगी रही है एनसी और कांग्रेस सरकार की, उससे तंग आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी सड़कें चाहते हैं, वो बिजली चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो अस्पताल चाहते हैं, और वो चाहते हैं एक ऐसी सरकार बने जो जम्मू कश्मीर के हालात को भी ठीक करे, जैसे मुफ्ती साहब ने किया था। मुफ्ती साहब ने एक पीस प्रोसेस शुरू किया था, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया था, रास्ते खोल दिए थे, और तरक्की के लिए 24,000 करोड़ रुपए उस वक्त हमने मरकजी सरकार से पैकेज लिया था। मगर पिछले 6 साल में आपने देखा लोगों की हालत क्या है, लोग गरीब से गरीब तर हो रहे। है कश्ती का मुहाफिज अब खुदा ही, हवा और मौज में बाहम ठनी है। पिछले इंतखाबात के दौरान देखा गया है कि जम्मू, लेह और करगिल में जहां लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कश्मीर में अलहदगी पसंद क़यादत की तरफ से इलेक्शन बायकाट का असर भी रहता है। 1990 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें हुर्रियत ने हिस्सा न लेने का फरमान जारी किया। सरहद के पार से मिलिटेंट क़यादत भी इस इंतखाबात में हिस्सा न लेने के लिए कहती रही, जिसका खासा असर श्रीनगर और दूसरे इलाकों में नजर आया। लेकिन इस मर्तबा मामला उल्टा है। हुर्रियत और बाकी इलादगी पसंद क़यादत ने अवाम से खुद फैसला लेने को कहा है। शायद इलादगी पसंद क़यादत को यह अंदाजा हो गया था कि बीजेपी अपने मंसूबे के मुताबिक बायकाट का फायदा उठा सकती है। बुनियादी बात यह है कि वोट जो है हमारा हक है, वोट एक अमानत है, ताकि एक अच्छा नुमाइंदा हम चुने, और अच्छा नुमाइंदा चुन के वो हमारे जितने भी यहाँ के हमारे इस इलाके के जितने भी काम है, अनएम्प्लॉयमेंट है या दूसरे जो तरक्याती काम है, उनमें हमारे मदद करे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है तो वही हमारे सारे काम करता है। इस इलेक्शन में देखने वाली बात यह है कि नताइज पर माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के वोट कितना असर डालते हैं, क्योंकि 2014 इंतखाबात में मिशन 44+ के लिए बीजेपी तो इन्हीं वोटों पर नजर लगाए हुए हैं। साथ ही बायकाट का फायदा उठाना भी बीजेपी की हिकमत अमली में शामिल है। लेकिन इलायदगी पसंद क़यादत की तरफ से बायकाट के तई नर्म रुख और हक रायदही के तई रायदहिंदगान के रुझान ने इंतखाबी माहौल की तस्वीर ही बदल दी। दहशतगर्दी और कुदरती आफत की मार झेल चुकी अवाम एक बार फिर अपने मुस्तकबिल को संवारने की आस लेकर कमर बस्ता है। नौजवानों की आस है कि उन्हें रोजगार मिलेगा। पर्दानशी औरतें बेखौफ होकर वोट डाल रही हैं कि शायद उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। उनके मर्द और जवान बेटों की जिंदगी को कोई तो तहफ्फुज देने आएगा। हो गए एक एक करके तमाशे में शरीक, अब तमाशा ही तमाशा है, तमाशाई नहीं। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे रियासत जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की, जहां इस बार सियासी मिजाज कुछ बदला हुआ है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक वक्फे के लिए, और ब्रेक के बाद आज हमारी बहस में शामिल होने जा रहे हैं कश्मीर के वो कारीगर जो महंगी पश्मीना शॉलों को बुनते हैं, उन पर कशीदाकारी करते हैं। हम जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।
किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रंगे कश्मीर। जहां रंगे कश्मीर के इस दूसरे सेगमेंट में हम गुफ्तगू के लिए हमेशा आपके लिए एक नया मौजू लेकर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, कश्मीर की पश्मीना शॉलें भला किसे पसंद नहीं है। आला क्वालिटी की कशीदा की हुई नर्म मुलायम, वजन में बिल्कुल हल्की लेकिन बेहद गर्म पश्मीना की ये शॉल। दादी लें पोती बरतें, इस तरह के हालात होते हैं। कश्मीर में 36 तबके ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इस सनत से जुड़ी हुई है। औरतें घरों में सूत काटती हैं, कोई सूत की रंगाई करता है तो कोई बुनाई और फिर कोई कशीदाकारी। इस सनत से वाबस्ता बुनकरों, कारीगरों और ठेकेदारों को दिक्कतें भी पेश आती हैं। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बनारस में साड़ी बुनकरों की तरफ तवज्जो दी है, तो ऐसे में कश्मीर के बुनकर भी मरकजी हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं श्रीनगर अपने नुमाइंदे सनत तसद्दुक के पास, जहां मौजूद हैं इस सनत से जुड़े कुछ जिम्मेदार लोग। कश्मीर यूं तो कहीं लिहाज से दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ की सन्नतें, चाहे वो पेपर मशी हो, पश्मीना शाल हो, शाहतूस हो या फिर कोई और यहाँ की सन्नत हो, हर ने दुनिया भर में अपना मुकाम हासिल कर रखा है। और आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होंगे पश्मीना सन्नत के साथ जुड़े लोग और बात करेंगे जो पश्मीना सन्नत को अभी मुश्किलात दो चार है, उन सब बातों पे बात करेंगे। और शुरुआत में करूंगा यहाँ पे रूफ साहब है, रूफ कुरैशी साहब से जानना चाहूंगा कि वो प्रेसिडेंट है इनके, और इनसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो सन्नत है कितनी पुरानी सन्नत है और क्या अभी मुश्किलात इस सन्नत को दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सन्नत 600 साल से भी पुरानी सन्नत है कश्मीर में, और ये सन्नत किसी की ये तारीफ की इसमें मैं क्या तारीफ करूंगा, मैं क्या बताऊंगा ये सन्नत क्या है। ये तो एक खुद मारूफ सन्नत है और इस सन्नत जहां ये दुनिया भर में मशहूर है, मगर बदकिस्मती की बात है 5-10 सालों से इस सन्नत में मिलावटी माल तैयार करते हैं। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किलात हैं कि कश्मीर में पावर लूम्स आ गए हैं, स्पिनिंग मिल्स आ गए हैं, जिनसे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। जो ये कारोबार करते थे उनको काफी दुश्वारियां आ रही हैं आलमी मंडियों में, और इनसे परेशान हो रहे हैं लाखों की तादाद में औरतें, वो बेरोजगार हो रही हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है। और जो शालबाफ हैं जो इस पर अपना गुजारा करते थे सदियों सालों से, मगर अब तो ये मशीनों ने उनका एक तरह से खून किया है और रियासती सरकार खामोश बैठी रही है। 1985 में हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में हैंडलूम प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, मगर बदकिस्मती की बात है कि यहाँ के किसी सियासतदान ने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी कि हम किस तरह बचाए अपने सन्नत के। खाली पश्मीना सन्नत ही नहीं, सारे सन्नतों का जनाजा निकला जा रहा है और हमारे सियासतदान, हमारे जो आम शहरी हैं वो खामोश से तमाशी देखते हैं। जी, जैसा इनका कहना है कि इसके लिए एक्ट तो मौजूद है लेकिन उस पे अमल नहीं की जा रही है। और अगर बात करें तो ये जो सन्नत है, इस सन्नत पे कहीं ऐसे खानदान मुनसर थे और जो इस सन्नत के साथ वाबस्ता थे वो न सिर्फ खुद का पेट पालते बल्कि पूरा घर चलाते। और हमारे साथ यहाँ पे मेरे और मेहमान हैं, इनसे जानना चाहूंगा कि कब से ये इस काम के साथ वाबस्ता है और कैसी पहले हालत थी और अभी क्या हालत है। जी, मैं एहतशाम हूँ। मैं इस सनत से वाबस्ता हूँ करीब 25 साल से। 25 साल पहले तो हम अच्छा खासा कमाते थे, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, घर में अपना रोजी रोटी कमाते थे बहुत अच्छे तरह से। लेकिन कुछ 10-15 साल से ये मशीनें लागू हो गई हैं। जो पहले औरतें घरों में ऊन काटती थी, पश्मीना काटती थी चरखों पर, ट्रेडिशनल जो चरखा है हमारा वो उस पर काटती थी। उसके बाद और 2-3 इसमें मरहले लगते थे तो हमारे पास ये मटेरियल आता था तो हम इसको शाल बुनते थे। लेकिन ये जो मशीन आ गई, स्पिनिंग मशीन, सबसे पहले तो उन्होंने उन माँ बहनों का खून किया है जो इस सनत से वाबस्ता थी। तो उसके बाद पावर लूम आ गए जिन्होंने ये वीवरों को भी खत्म किया है। ये जानना चाहूंगा, आप
जो अपना घर चलाते थे, तो कैसे गुजारा होता था, कैसे जो आपकी फैमिली में कितने लोग थे और जिम्मेवारियां क्या सिर्फ आप पे थी कि किसी और पे भी थी? नहीं, मैं घर में अकेला, मैं क्या, बहुत से जो फैमिलियां थी अकेले ही कमाने वाले थे और 5-6 आदमियों को वो पालते थे। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि अब खुद अपने आप को भी नहीं पाल सकते। इवन इतना कि गवर्नमेंट स्कूल जो फ्री किताबें देता है, फीस नहीं है, हम उनको उन स्कूल में भी पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इतनी हालत खराब है हमारी इस वक्त। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पे इनका कहना है कि जो इस सनत से वाबस्ता लोग है वो कहीं एक जमाने में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन अब खुद का पेट पालना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और वहीं हमारे साथ शौकत साहब है। शौकत साहब से जानना चाहूंगा कि किस तरह की तदाबीर जो है वो अभी की जा रही है और जो अभी हाल के दिनों में यहाँ पे जो लूम्स जो मशीन्स पे जो पश्मीना बुनाई शुरू हो गया था उसको रोकने के लिए किस तरह से अब सरकार आगे है और इन लोगों का क्या उसमें अमल दखल है? जी शौकत साहब। जी, पहली डेपुटेशन हमारी डीसी साहब के पास गई थी। उसने वहाँ पे एक कमेटी बनाई है, इंडस्ट्री डायरेक्टर को उसका हेड बनाया गया था, जिसमें कि चैम्बर भी था और फेडरेशन भी थी, हैंडीक्राफ्ट था और हैंडलूम डिपार्टमेंट थे। तो जॉइंट वेंचर में जो एक कमेटी वहाँ पे बनी तो उसमें 2-3 चीज़ें तय हो पाई। पहली बात यह है कि जो कि रॉ मटेरियल जो है ये लद्दाख से बाहर जा रहा है, इलीगली जा रहा है, तो इस पे बैन किया जाए। बैन तो इस वक्त भी है ही उसमें, फिर भी अगर असेंबली में उसको पास किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता। और दूसरी बात है कि जीआई जो है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दी है, जीआई आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो वो भी शालों पे लगाया जाए और वो हमारी पहचान बन सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे पास ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल ही नहीं है तो जीआई लगेगा किस पे? ये तो खुद ब खुद एक सवाल निशान बन जाता है। और तीसरा उसमें आ गया है कि एक्ट जो है रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल एक्ट 1985, चूंकि सेंटर में अगर देखा जाए तो सेंटर में उसको पश्मीना इंक्लूड किया गया है, ये तो मैं कहूँगा कि खुशी की बात है। लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने स्टेट की बात कहूँगा कि आज तक ना ही सीएम ने और ना ही मिस्टर सजाद किशलू साहब जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसको उस एक्ट पर नजर पड़ी है। ये तो बदकिस्मती की बात है। सेंटर ने पहले से ही पश्मीना इसमें इन्वॉल्व किया है गया है। अगर ये एक्ट पास होगा तो इससे बहुत सारे जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इसमें अफराद पलते हैं, वो अपना घर बसा सकते हैं, बहुत आराम से वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो मैं 4th जनरेशन है मेरी जो ये काम करते आ रहे हैं। तो मेरे दादाजी, डैडी जी ये काम करते थे। बहुत मेरे डैडी ने एक नौकरी छोड़ी है, फायर सर्विसेज की नौकरी भी छोड़ी है उसने। तो उस वक्त इसका भाव इतना था कि तनख्वाह उसकी 85 रुपीज थी। तो जब वो एक साल की बुनाई के 250 रुपए लेते थे तो इतना मुनाफा उसमें मेहनताना मिलता था। लेकिन साथ में ये जानना चाहूंगा, जो नई जनरेशन हमारी है, नई पोत है, आपको लगता है कि जो अभी हालात है उसको देखते हुए नई पोत जो इस सनत को अपनाने के लिए आगे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, जब अगर गवर्नमेंट कोई कदम उठाए कि जो पावर लूम्स है, मोटराइज्ड पश्मीना जो भी है वो बंद हो जाए। जो मेरा भाई 2000 रुपए में दुकानदार पे सेल्समैनशिप के लिए जा रहा है, वो अपने घर में 10,000 रुपए, 15,000 रुपए भी आराम से कमा सकता है। लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट पहल करे तो यहाँ पे जो बेरोजगारी की भी काफी प्रॉब्लम है स्टेट को, और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से भी दिक्कत है। वहीं अगर सरकार सीरियसली ऐसे जो सन्नतें हैं उन पे ध्यान दे तो बेरोजगारी भी किसी हद तक यहाँ पे कम हो सकती है। हमारे साथ और एक मेहमान है, इनसे जानना चाहूंगा कि ये 44 साल से इस सन्नत के साथ वाबस्ता रहे हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे वो वक्त और आज का वक्त जो है क्या फर्क देख रहे हैं। जी हेलो, मैं 1970 से ये काम कर रहा था। मेरे बाप भी, मेरे दादा भी यही काम करते हैं
उस वक्त मैं पढ़ रहा था, जब 70 से पहले मैंने पढ़ा BA तक पढ़ा है। फिर मैंने हमारे महल्ले में हमने एक टीम फुटबॉल बनाई, टीम की फुटबॉल टीम बनाई है, उसमें मैं कैप्टन भी रहा। उसमें हमारे 16 प्लेयर्स थे, 14 हमको गवर्नमेंट सर्विस में लग गई थी। मैं और दूसरा लड़का हम इसलिए नहीं टीम में गए थे क्योंकि उस वक्त 80 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन हम 150 रुपए इस साल पर कमाते हैं। उस वक्त सोने बड़ा पौंड, उस वक्त मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि उसकी भाव क्या थी। 300 रुपए में बड़ा पौंड सोने का था, वो आता था। मैं 150 रुपये कमाता था उस वक्त, लेकिन वो तो साफ था। पश्मीना था वो खाली पश्मीना था। लेकिन मैंने ये 44 साल में देखा है कि ये इसमें बहुत फर्क आ गया है। यहाँ की जो औरतें थी वो खाती थी, उसमें वो पैसे भी कमाते हैं, उनके लिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शादी के लिए पैसे जमा करता है। आज न जाने जब ये मशीन आ गई है तब से ये निज़ाम खत्म हो गया है कि अब ये पहचाना मुश्किल है कि असली पश्मीना क्या है और नकली मशीन मेड क्या है। इसमें बहुत तब्दीली आई है। अगर मशीन बंद न हो जाएगी तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हमारे बच्चे 150-2,000 में सेल्स में नहीं करते हैं। अगर वो ये पश्मीना घर में बनाते हैं तो तकरीबन 10,000-15,000 कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप क्या सोच रखते हैं और कैसे आप देख रहे हैं जो अभी हालात बदल रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर अनदेखी होती रही इस सनत के साथ, तो इस सनत का फ्यूचर क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं अवेयरनेस कैंप चला रहा हूँ अभी, मतलब पश्मीना कारीगर यूनियन की तरफ से। मैं इलाके जा रहा हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि जो भी कारीगर है उनकी हालत बहुत इब्तर है, बहुत ख़राब हालत है उनकी। जब उनके साथ मेरी बात होती है तो यही होता है कि जो भी हालत का जिम्मेदार है वो सिर्फ ये मोटराइज जो हो रही हैं, अभी मशीनें चल रही है जो 15 साल से यहाँ पर एक्टिव हो गई है, जो इलीगल तरीके से ये पश्मीना उस पर चढ़ाते हैं और उसको खरीद फरोख्त करते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो न दे तो कम से कम न तवज्जो होने की वजह से लगभग 25-30% नौकरी जो मतलब बेरोजगारी है वो हो रही है। अगर इस पर तवज्जो देंगे तो कम से कम 30-35% इसको बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ पश्मीना सनत की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी क्राफ्ट की भी बात कर रहा हूँ। अगर उन पर अगर नजरिया सानी करेंगे तो सारे जवाल पजरी। ये हमारी जो पश्मीना कारीगर मतलब पश्मीना जो सनत है ये वेंटिलेटर पर है, ऐसी हालत है इसकी। तो कभी हमारे बुजुर्गों और भाई ने भी सवाल के जवाब दिया है कि इसकी जो बैकबोन थी वो औरत थी, हमारी माँ बहन थी, वो कताई करती थी। कम से कम वो उस वक्त हमारे जो घर के थोड़े बड़े अखराजात थे वो उस पर खर्च करती थी और एक कारीगर को उसका भी दिफा मिलता था। लेकिन आज ये हालत है कि एक कारीगर अगर खत्म हो रहा है, इससे पीछे इसका आयाल खत्म हो रहा है। यही हालत हर क्राफ्ट की। हम अपनी पश्मीना की बात कर रहे हैं कि सबसे खतरनाक हालत पजीर हमको बनाया है मशीन ने। बस मैं इतना कह सकता हूँ। और गवर्नमेंट अगर तवज्जो न दे तो कश्मीर में ये पश्मीना सनत ज़वाल पजीर है। जी बिल्कुल। यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ की जो औरतें थे वो घरों में जो पश्मीना काटती थी और उसके बाद ही कताई करने के बाद ये कहीं मराहिल से गुजरने के बाद लूम्स के पास आ जाता और लूम पे प्रॉपर वीविंग होने के बाद ये मार्केट में आ जाता। जहां अभी इनका कहना है कि अब ये सनत वेंटिलेटर पे आ चुकी है, लेकिन वेंटिलेटर से वापस उतारने की एक रोशनी नजर आई है और वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो हाल में आए थे तो उन्होंने इनके जो नुमाइंदों से भी बात की। क्या कुछ बात हुई है उनके साथ, वो रूफ साहब से जानना चाहेंगे। उनने पूरी तरह से बोला कि हम पूरी तरह से आपको ताउन देंगे, इस सनत को पूरी तरह से बचाएंगे। ये कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की शान है पश्मीना शाल। इसको हम हर सूरत में बचाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो भी आएगा कि वो इस पर काम करेगा।
जैसे आपने सुना यहाँ पे जो मेरे मेहमान हैं इनका यही कहना था कि हालांकि एक जमाने में ये सन्नत काफी मशहूर यहाँ रही और यहाँ के नौजवान सरकारी नौकरियां छोड़ के इस सन्नत के साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज आलम यह है कि यहाँ मुश्किलों से इनका गुजारा हो रहा है, वहीं धीरे धीरे ये सन्नत अब दम तोड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और मौजू पे होगी बात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। तो नाज़रीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए।